चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सो वी आर इन वीक 4 और वीक 4 में जो कंटेंट्स है वो आपके सामने है। वीक 4 के जो 2 क्लासेस है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़, अच्छा, आर्किटेक्चर स्टाइल पहले देखेंगे कि आर्किटेक्चर स्टाइल से क्या मतलब। ठीक है, इट्स सेम लाइक जैसा हमने पढ़ा था डिज़ाइन पैटर्न्स में कि वी हैव डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स। कि डिज़ाइन जब आप करते थे तो डिफरेंट पैटर्न्स थे, आप उन पैटर्न्स को फॉलो कर सकते थे। तो हर पैटर्न के कुछ आपको कुछ एडवांटेजेस और कुछ वो नज़र आ रहे थे। ठीक है, इसी तरह अब जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स, और अब हम इन स्टाइल्स को बारी बारी स्टडी करेंगे। तो आज बहुत से स्टाइल्स हैं। आज की जो क्लास होगी और जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम ये स्टाइल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास कैटेगरीज है लाइक हायरार्किकल, उसके अंदर एक स्टाइल है लेयर्ड। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसमें फिर दो आते हैं, पाइप एंड फिल्टर एंड बैच सिक्वेंशियल। इसी तरह डेटा सेंटर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जिसमें दो स्टाइल्स फिर आते हैं, ब्लैक बोर्ड एंड शेयर्ड रेपोजिटरी। और फिर एक है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो ये कुछ आप कह लो कुछ अभी भी यूज हो रहे हैं, कुछ पुराने से स्टाइल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टाइल्स हम पढ़ेंगे वो आजकल के हिसाब से वो ज़्यादा यूज़फुल है, उसको भी फिर हम देखेंगे। तो डिज़ाइन आर्किटेक्चर में डिफरेंस मुझे दोबारा पूछना तो नहीं चाहिए आपको। लास्ट टाइम जो हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को स्टडी किया था, तो आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। तो जवाब आप जल्दी से बता दें कि डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। अरसलान आप बता दें डिज़ाइन आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, फिर आगे मूव करते हैं। डिज़ाइन, हाँ, कह सकते हो आर्किटेक्चर का एक सब पार्ट है। ठीक है, और आर्किटेक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे। पूरा मॉड्यूल नहीं, आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास आपके जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, उनका इंटरेक्शन से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास एक आर्किटेक्चर आता है। फिर एक कंपोनेंट को उठाया, उसकी डिटेल्स में गए, क्लास लेवल तक गए, दैट इज डिजाइन। ठीक है, तो ये ऐसे इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होता है, लेकिन आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो काम करने के एतबार से रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आप आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे, उसके बाद फिर जाके आप डिटेल डिजाइन में जाओगे। अच्छा जी, तो जो आज का टॉपिक है दैट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो अभी ऑनवर्ड्स, अभी से लेके 2-3 क्लासेस जितनी हमारी है ना, तो वो हमारा इसी आर्किटेक्चर स्टाइल्स पे लेक्चर होगा। तो आपको अब डिसाइड करना है अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए, जब आप डिफरेंट स्टाइल्स पढ़ लोगे, जैसे पैटर्न्स पढ़े थे, कि किस पैटर्न को फॉलो करें। हर पैटर्न को हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी आप देखोगे कि हम जब डिफरेंट स्टाइल्स पढ़ेंगे तो आपको अपनी सॉफ्टवेयर जिस जिस प्रॉब्लम के भी बना रहे हो, तो आप देखोगे कि हमें कौन सा स्टाइल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में हम पहले आर्किटेक्चर स्टाइल की डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो वो उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया है कि वी हैव अ सेट ऑफ डिजाइन रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, that identify the kinds of components and connectors। दो चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही है, एक कंपोनेंट्स की बात की और दूसरी बात हमने की कनेक्टर्स की। ठीक है, that may be used to compose a system। It's mean कि we need two things to compose a system। Number one is components and number two is connectors। ठीक है, अब कंपोनेंट तो आपको प्रिटी ऑब्वियसली ये पता है कि कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है कनेक्टर, इसका मतलब ये है कि हाउ दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, किस ऑर्डर में, किस फैशन में, किन टेक्नोलॉजीज के थ्रू कैसे ये कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर। ठीक है, जब भी हम कोई स्टाइल पढ़ेंगे, आर्किटेक्चरल स्टाइल हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम जो की कंपोनेंट्स है किसी भी आर्किटेक्चरल स्टाइल के, तो हमारा फोकस इन चीज़ों पे होगा। नंबर वन, जो तो होगा ही होगा, दैट इज कंपोनेंट्स। आपके आर्किटेक्चर में कंपोनेंट जरूर होंगे। दूसरी चीज, हम इंटरेस्टेड है किस में, कनेक्टर्स में, कि ये कंपोनेंट्स कैसे आप इसमें कनेक्ट है।
या कैसे इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एक बहस है, ठीक है। तीसरी चीज जो आर्किटेक्चर स्टाइल को लेके हम स्टडी करेंगे, डेटा कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, कुछ हर स्टाइल में जब हम लेट से किसी स्टाइल को फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ की कुछ गाइडलाइन होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। इस स्टाइल में हमने कंपोनेंट्स को ऐसे 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 इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। और एट्रीब्यूट्स से मतलब ये है कि विल बी लुकिंग एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर। जी, कंस्ट्रेंट्स ये है, कंस्ट्रेंट्स का जो आप इन जनरल वर्ड्स में वो देखो, हम कोई लिमिटेशन लगाते हैं, ठीक है, कि आप पे लेट से आपकी असेसमेंट पे या आपको जब असाइनमेंट दी जाती है तो कंस्ट्रेंट ये होता है कि इतने टाइम में करनी है, ठीक है, प्लेजराइज नहीं होनी चाहिए। तो ये वो कुछ रूल्स हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स। इसी तरह आर्किटेक्चरल स्टाइल को भी लेके कुछ हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको हम देखेंगे एक आर्किटेक्चर स्टाइल में, ठीक है। तो स्टाइल का वर्ड नाम से जाहिर है, ठीक है, कि एक जैसे पैटर्न था, ठीक है, वो डिजाइन के साथ पैटर्न का वर्ड यूज होता था, अभी आर्किटेक्चर के साथ स्टाइल का वर्ड यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल की, जो सारी हमने पढ़नी है, ठीक है। स्टार्ट जो हम करेंगे ना, वो कुछ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल से, जो कि ये है जो जिसको मैंने यहाँ पे इस पर्पल कलर में आपको हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, यहाँ से इन स्टाइल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल्स हैं, कुछ का यूज आपको आज भी कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, हम जैसे डिस्कस करेंगे आपको इन स्टाइल्स के बारे में पता चलेगा। अच्छा, इस एंड पे जो राइट एंड पे जो आपको आर्किटेक्चर स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आप यूँ कह लो कि ये बल्कि इंक्लूडिंग दिस इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ये जो है ये आप कह लो कि हमारे लेटेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, ठीक है। सारे तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दिस लाइक क्लाइंट सर्वर पेयर टू पेयर, ये तो सिंपल से है ना, ये तो ऐसा है कि एक जेनेरिक से स्टाइल्स है, क्लाइंट सर्वर, और वो तो पता है आपको। यहाँ से हमारी एक्चुअली बात शुरू होगी, दैट इज रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल। एसओए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज जो है ये वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसे हम कहते हैं ना, वो इस स्टाइल पे है। तो आपको जो लास्ट क्लास में आर्किटेक्चर दिखाया था उबर का, तो वो भी उबर का जो आर्किटेक्चर था ना, वो भी माइक्रो सर्विसेज बेस है, स्टाइल पे है, ठीक है। हम इसको समझेंगे कि माइक्रो सर्विस होती क्या है। इसी तरह आपका वो जो है नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स की जो भी पूरा सिस्टम जो डेवलप है वो भी माइक्रो सर्विसेज स्टाइल के ऊपर है। और ऐसे बहुत सी और आपको सर्च करें तो एग्जांपल्स बड़े बड़े एप्लीकेशंस की मिल जाएगी जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो ये जितने अच्छा, फिर क्लाउड को हम देखेंगे, क्लाउड का आर्किटेक्चर को देखेंगे कि भाई क्लाउड पे अगर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी हो तो उसका क्या आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, कैसे हम एप्लीकेशन को वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। और फिर इसी के साथ मिलता जुलता दैट इज इवेंट ड्रिवन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो इवेंट ड्रिवन को भी हम देखेंगे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर स्टाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी और फेमस भी है। तो आप देखोगे कि इवेंट ड्रिवन होता क्या क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। हम स्टार्ट इन ट्रेडिशनल स्टाइल से करेंगे, लाइक लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल आपने देखा होगा, ठीक है, ओएसआई को देख लो, और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स भी देता हूँ जिसमें आपको लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी स्टाइल्स हैं, इसको प्लान ये किया है कि इंशाल्लाह 2 वीक्स में हो जाए, ठीक है। पता नहीं चलता कि कितने वीक, लेकिन कोशिश ये की है कि 2 वीक्स में ये स्टाइल हमारे हो जाए, ठीक है, आपके सारे स्टाइल्स 4 क्लासेस में, ठीक है। तो 2 क्लासेस में हम इन स्टाइल्स को कवर कर लेंगे, और 2 क्लासेस में हम इन स्टाइल्स को कवर कर लेंगे। बाकी पता नहीं चलता, कभी किसी टॉपिक पे ज़्यादा वो हो जाती है, डिबेट हो जाती है, उस पर ज़्यादा बात हो जाती है, टाइम लग जाता है, लेकिन अभी तक टेंटेटिव प्लान मेरा यही है, ठीक है। अच्छा जी, पहला आर्किटेक्चर स्टाइल हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज हायरार्किकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है।
अब देखें, हम जैसे डिजाइन पैटर्न्स में बात की थी ना कि ये पैटर्न और क्लासेस ऐसे ऑर्गेनाइज करें, कंपोजिशन यूज करें, इनहेरिटेंस यूज करें। अब हम जो बात करेंगे हम क्लासेस की नहीं, अब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कंपोनेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें। ठीक है। अच्छा जी, तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल स्टाइल इज हायरार्किकल स्टाइल। और हायरार्किकल स्टाइल के अंदर एक ही आपके पास सब वो है, इस कैटेगरी के अंदर आपके पास एक स्टाइल है, दैट इज लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। तो हायरार्किकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज characterized by viewing the entire system as a hierarchy structure। hierarchy structure आपको पता है, hierarchy structure आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है। अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ तो हायरार्किकल स्टाइल आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें वी हैव डिफरेंट लेयर्स, लेयर वन, ठीक है, और लेयर टू, एंड देन लेयर थ्री। तो अब ये जो लेयर्स हैं, दीज आर बेसिकली दीज दीज आर बेसिकली कंपोनेंट्स। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन लेयर्स के बीच में हमारे पास देयर कैन बी मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरे पास लेयर वन है, ठीक है, ये लेयर टू है, और ये लेयर थ्री। तो अब ये जो लेयर वन टू थ्री है, इस ये एक कंपोनेंट भी हो सकता है। ठीक है। और अगर सिस्टम आपका बहुत बड़ा है तो इस एक लेयर के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है। अब ये स्टाइल आपको बेसिकली क्या बताता है, ये आपको बताता है कि आपने कंपोनेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से आपको बताई जा रही है कि लेट्स से लेयर वन और लेयर टू आप इसमें क्या है, कनेक्ट है, और लेयर टू एंड लेयर थ्री आप इसमें कनेक्ट है। ठीक है। तो इट्स मीन प्रोसेसिंग इस स्टाइल में कुछ ऐसे हो रही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम लेयर वन से लेयर टू से लेयर थ्री। ठीक है। ये जनरल बता रहा हूँ, जब एग्जांपल दूंगा तो ये लेयर्स आपको समझ आ जाएगी। जैसे आप अपने इसको देखो, सिस्टम को देखो, तो उसमें हमारे पास जो टॉप पे लेयर है वो यूजर एप्लीकेशन की, लेट्स से यूजर एप्लीकेशन के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास क्या आता है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर है किसकी, अगर हम अपने सिस्टम को देखें, हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ओएस के ऊपर फिर लेयर है उन एप्लीकेशंस की जो हम इसमें इंस्टॉल करके जो भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे पीपीटी, ये पावर पॉइंट चल रहा है, ठीक है, तो ये इसको आपका ओएस ही चला रहा है। ठीक है। तो इस तरह के आपके पास इस तरह से हिरार्किकल स्टाइल आपको डिफरेंट जगहों पे नजर आते हैं। तो हिरार्किकल एक जनरल सा इसकी कैटेगरी है। इसको जो स्टाइल को जो नाम दिया गया है दैट इज लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में ये है कि वी ऑर्गेनाइज hierarchical into layer style is basically organized into hierarchical structure। और हर लेयर क्या कर रही है, हर लेयर प्रोवाइड सर्विस टू द लेयर अबव इट और द लेयर बिलो इट। ठीक है। कि जैसे अभी आपको यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देखो, तो वी हैव फोर लेयर्स। ठीक है। हमारे पास फोर लेयर्स हैं, और ये आपके पास एक सिंपल सा ऐसा सिस्टम कह लो जो आपके पास एक वेब एप्लीकेशन कह लो। ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन को अगर हम लेयर्ड स्टाइल में देखें तो वो कुछ ऐसा है कि सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास एक लेयर है किसकी, यूजर इंटरफेस की। ठीक है। जिसमें हम कह लेते हैं कि हमारे पास आप HTML और जो बाकी चीज़ें हैं, लेट्स से CSS यूज़ करते हैं, इवन जावास्क्रिप्ट जो भी आप यूज़ करते हो, तो ये लेयर आपने डिज़ाइन कर ली। ठीक है। ये लेयर आपके पास, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये लेयर आपको चलेगी आपके ब्राउज़र पर। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है, क्लाइंट साइड सही है ना। अच्छा, लेट्स से क्लाइंट साइड के बाद हम एक और लेयर कह लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है। तो यूजर इंटरफेस पे जब हमारी लेट्स से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ डेटा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जा रहा है आपकी इस लेयर टू के पास, वहां से हम कुछ ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन करने के बाद एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं कोर बिजनेस, या जहाँ पे एक्चुअली हमारी वो एप्लीकेशन डिप्लॉय है, जिसे आप कह लो जो एक्चुअली लॉजिक लिखी हुई है। ठीक है। यहाँ पे आप जो टेक्नोलॉजीज है उसको देख लो। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने PHP यूज़ किया, तो PHP रिलेटेड जो जितना कोडिंग स्टफ था वो इन दो लेयर्स पे हमने लिखा हुआ है। ये लेयर सिर्फ ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए है। ठीक है।
और ये लेयर में हमारे पास वो सारा कोड डिप्लॉय है जिसके साथ हम, मतलब आप देखो अगर आपकी वेब एप्लीकेशन तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। यहाँ से आप लेट से कोई भी फॉर्म है, आपने फॉर्म फिल किया, डेटा एंटर किया, एंट्रीज की, सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो जितना डेटा उठा के वो किधर गया, सर्वर के पास, ठीक है। और सर्वर ने फिर क्या किया, सर्वर फिर आपका कनेक्ट है किसके साथ, आपके डेटाबेस के साथ, ठीक है। और डेटाबेस की आपकी लेयर है जहाँ पे आपके पास सारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो लेयर्ड स्टाइल का जो काम बेसिकली ये है कि हम हमारे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस पे, लेयर्स पर, ठीक है। अगर सिस्टम बहुत बड़ा है तो हर लेयर पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आएंगे, और अगर आपका सिस्टम इतना बड़ा नहीं है तो ये हर लेयर जो है ये एक क्या होगा, कंपोनेंट होगा। अब इस सिस्टम के अंदर देखो, तो इस सिस्टम के अंदर ये हर लेयर आपका एक कंपोनेंट है, हर लेयर आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है। अगर डेटाबेस को देखो तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या है, डेटाबेस का कंपोनेंट, यहाँ पे सारा डेटाबेस है, ठीक है। अच्छा, इस कंपोनेंट को अगर आप देखो तो इस कंपोनेंट में हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी वो लॉजिक डिफाइन है, ठीक है। इस कंपोनेंट में हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट सिर्फ ऑथेंटिकेशन और मैनेजमेंट साइड, मेन ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन के लिए बना है, और ये कंपोनेंट हम कहते हैं ये कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारे पास फ्रंट एंड है, ठीक है। अब हर लेयर पे हर लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये भी है कि हम अगर आप देखो तो आपको मॉड्यूलरिटी नजर आ रही है, हमने लेयर्स में जब डिवाइड किया तो वी अचीव मॉड्यूलरिटी, और मॉड्यूलरिटी के आपको एडवांटेजेस पता है कि हम हर मॉड्यूल्स जो है, मॉड्यूल्स हर लेयर को डिवाइड कर रहे हैं ऑन टीम्स की, भाई ये लेयर का काम आपका, ये लेयर का काम आपका, ये लेयर का काम आपका है, आपने इसको देखना है, आपने इसको डेवलप करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली फ्रंट एंड के अपने बंदे होंगे, बैक एंड के अपने बंदे होंगे, आपके पास डेटाबेस के आपके पास अपने बंदे होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो लेट्स से जावा पढ़ी थी, जावा का अगर आप आर्किटेक्चर भी देखो तो वो भी कुछ आपका लेयर्ड स्टाइल था, ठीक है। कि आपका लेट्स से कोई यहाँ पे प्रोसेसर नजर आ रहा है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और आपके पास वर्चुअल मशीन, और फिर आपके पास एप्लीकेशन, तो इसी तरह था ना, ठीक है। हमने हमारे लेट्स से हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने वर्चुअल मशीन चलाई, और वर्चुअल मशीन के ऊपर फिर हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही लेयर्ड स्टाइल जो है बहुत ही सिंपल सा और जेनेरिक सा एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है। ऐसा, अच्छा इसमें देख लें आप ओएसआई, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल आप सबने देखा है, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल आप सबको पता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने नेटवर्क्स सबने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि हर लेयर का अपना कोई ना कोई काम है, ठीक है। हर लेयर का अपना कोई ना कोई काम है, जैसे एप्लीकेशन लेयर की अपना कुछ काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का अपना है, सेशन का अपना है, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये हर लेयर जो है वो क्या है, वो अपने से जो उस लेयर की जो नीचे लेयर आ रही है, उस लेयर से जो ऊपर लेयर है, इसके साथ क्या है, कनेक्ट है, और इनकी आपस में क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। तो अब अगर इस सिस्टम को देखो तो अब ये चूंकि बहुत बड़ा सिस्टम है, तो यहाँ पे अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी ये जो एक लेयर है, इस एक लेयर में वी कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स। लेकिन अभी जो ये आपको सिस्टम दिखाया था, यहाँ पे एक लेयर पे एक कंपोनेंट भी हो सकता है, लेकिन अब ओएसआई को देखो तो यहाँ पे आपके एक लेयर पे एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके एप्लीकेशन डोमेन्स को देख लेते हैं कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स वगैरह देख सकते हैं, देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल ऐसा है कि जब आपको लेट्स से जब आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, तो अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि मैं जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं किस स्टाइल की बेस पे डिज़ाइन करूँ, क्या मेरा आर्किटेक्चर स्टाइल लेयर्ड होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। अच्छा, मेरा आर्किटेक्चर स्टाइल क्या माइक्रो सर्विसेज होना चाहिए या डेटा सेंटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और इस प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल फिट है, ठीक है। तो आप इसके जब आपने ये आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ लिया, आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स पता होंगे, तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी एप्लीकेशन को एक स्टाइल में, आर्किटेक्चर स्टाइल में स्ट्रक्चर करोगे।
अच्छा, ये कहता है कि एप्लीकेशन डोमेन एप्लीकेबल डोमेन्स ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर के मतलब किन डोमेन्स में और कब आप इस स्टाइल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहता है एनी सिस्टम दैट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन द application specific portion and platform specific portion which provide services to the application to मतलब इसका मतलब ये है कि पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक पोर्शन क्या है और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पोर्शन क्या चीज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक पोर्शन से हम ये कह रहे हैं कि लेट से मेरी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी कुछ कोर फंक्शनैलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो उसको उसकी जितनी भी लॉजिक है वो लेट से मैंने कंपोनेंट वन में या लेयर वन में हमने लिख दी। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे हमने लिख दी। दूसरी लेयर या दूसरी वो मैं जो कह रहा हूँ जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ठीक है, या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पोर्शन। तो वो ये है कि लेट से इस एप्लीकेशन ने किस प्लेटफॉर्म पे चलना है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो वो सारी एक्टिविटीज हमने लेयर टू में लिख दी और जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिवाइड कर सकते हो बिटवीन लेयर्स। ठीक है, या बिटवीन सर्विसेज। सर्विसेज या कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कोई सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अच्छा, application that have clean divisions between core services, critical services and user interface services, so it's similar like ये जो अभी मैंने बात की ना, ये इसी तरह है। ठीक है, कुछ आपके पास यूजर इंटरफेस से रिलेटेड सर्विसेज होंगी, कुछ आपके पास कोर बिजनेस सर्विसेज होंगी। ठीक है, अच्छा, क्रिटिकल सर्विसेज क्या हो सकती हैं? क्रिटिकल नाम से ही जाहिर है, कोई बता सकता है? वैसी किसी भी एप्लीकेशन को आप अपने किसी भी सिस्टम को आप अपने माइंड में रखो, तो क्रिटिकल सर्विसेज से आपका क्या मतलब, आपके माइंड में क्या आता है? क्रिटिकल का मतलब क्या है? पेचीदा। ठीक है, और क्रिटिकल सर्विसेज कॉन्फ्लिक्ट आ सके। हाँ, क्रिटिकल सर्विसेज वो सर्विसेज है जिसे हम कहते हैं कि डेट नीड्स मोर अटेंशन। ठीक है, कि ऐसी सर्विसेज, ठीक है, जिसमें अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है। लेट से हम कहते हैं कि अगर बैंक की एग्जांपल दूं, तो हम कहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन की सर्विसेज है, ठीक है, जनरल कह रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल सर्विसेज है। ठीक है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो हम एक अलग से लेयर, लेट से अगर हम लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल यूज करें, तो एक अलग से लेयर हम बना सकते हैं जिसका काम क्या होगा, इन क्रिटिकल सर्विसेज को देखना और इन क्रिटिकल सर्विसेज को मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहता है कि जब आपके पास आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को इस तरह मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सको, इस तरह जरूरी नहीं कि यही तीन सर्विसेज कोर, ये तो जनरल सी एग्जांपल है कि कोर, लेट्स से बिजनेस और यूजर इंटरफेस और क्रिटिकल। ठीक है, तो जब भी आप अपने सिस्टम को यूं डिवाइड कर सको, तो आप यूज कर सकते हो लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, ये इसके सिंपल से और जनरल से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी कि कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, बेनिफिट्स इसके ये हैं कि इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब आप इस स्टाइल को देख के आप बताओ कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कैसे हम इसे कह सकते हैं कि इसमें हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं, आसानी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस डायग्राम को आप माइंड में रखो, या इस डायग्राम को आप माइंड में रखो, तो इसमें हम कैसे आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, कैसे ये मेंटेनेबल हो सकता है, कैसे ये रियूजेबल हो सकता है। हाँ, ये मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स हैं तो हाँ, हर मॉड्यूल या हर लेयर अपना एक स्पेसिफिक काम करी। हाँ, ठीक है, फिर इनहेंस कैसे कर सकते हैं? इनहेंस डिवाइड तो ऑलरेडी है कि 1 2 3 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। इनहेंस किसे कहते हैं? बढ़ाने को। तो अब देखो यार, ये लेयर्स है ना, हम लेयर्स बढ़ा नहीं सकते, 4 से 5 नहीं कर सकते। लेट से किसी स्टेज पे हमें ये आता है कि ये जो लेयर 1 है और 2 है, इसके बीच में हमें एक ऑपरेशन, ये एक और हमें ऑपरेशन इंक्लूड करना है।
तो हम 2 और 3 के बीच में एक और लेयर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब इससे ये होगा कि सारा सिस्टम जो है आपका वो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिन दो लेयर्स के बीच में इस लेयर को ऐड कर रहे हैं वहां पे हमें कुछ चेंजेस करनी पड़े। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसे कहते हैं कि वी कैन इजीली एनहेंस द फंक्शनैलिटी। ठीक है, अच्छा रीयूजेबिलिटी कैसे होगी, रीयूजेबिलिटी कैसे होगी, रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, रीयूज करना, रीयूज। ठीक है यार, इनमें से कोई भी एक लेयर हमें, देखो हर लेयर दूसरी लेयर से फिर थोड़ी सी डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई एक लेयर चाहिए किसी दूसरे उसमें भी सॉफ्टवेयर में, तो आप ये कंप्लीट लेयर को उठा सकते हो और दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल यार। क्या हुआ आप लोगों को, ऐसे रीयूजेबिलिटी और इन वर्ड्स को ऐसे देख रहे हो कि जैसे पहली बार आप लोग सुन रहे हो। अच्छा यहाँ पे पोर्टेबिलिटी। ठीक है, ईच लेयर कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन डिप्लॉयड इंडिपेंडेंटली। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे जब यूजिबिलिटी की बात आ गई तो पोर्टेबिलिटी की बात भी आ गई है कि किसी और मशीन पे, मतलब किसी और मशीन से मतलब ये किसी और जगह पे आप इस लेयर को उठा के रीयूज कर सकते हो कंप्लीट एज इट इज। ठीक है, अब आप ये देखो अ, इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, कि इसकी इस आर्किटेक्चर स्टाइल की हमारे पास क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो एक इसकी लिमिटेशन ये हो सकती है कि लोअर रन टाइम परफॉर्मेंस सिंस अ क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन अ मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आपकी लेयर 1 से स्टार्ट हो रही है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4, अगर इस प्रोसेस से अगर वो गुजर के जाएगी तो डेफिनेटली आपके पास जो ओवरहेड है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन समटाइम्स हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे हमें लेट स्टाइल यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट आपका सारा काम नहीं कर रहा। आपका काम आपका जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है और उस तरह से काम चल रहा है। लेट से मैं आपको जैसे ओएसआई की आप एग्जांपल देख लो। ठीक है, तो हर लेयर अपनी कुछ फंक्शनैलिटी कर रही है। ठीक है, अपनी कुछ फंक्शनैलिटी है उसको वो अचीव कर रही है। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे कुछ काम हो रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर पे कुछ काम हो रहा है। अब इस तरह अगर ओएसआई लेयर पे जरा वापस आते हैं, और अगर अगर आप ये देखो कि इन लेयर्स पे डिवाइड ना किया होता और आपके पास यहाँ पे एक ही कंपोनेंट होता, एक ही कंपोनेंट। ठीक है, या एक ही लेयर होती, एक ही लेयर, और वो ही ये सारे काम कर रही है, एप्लीकेशन का काम भी, प्रेजेंटेशन का भी, सेशन का भी, ट्रांसपोर्ट वगैरह एक्सेट्रा। तो इससे आपको क्या मतलब, क्या ये सही अप्रोच है, क्या आपको इससे क्या इसके आपको डिसएडवांटेज लेयर के आपको फायदे नजर आ रहे हैं। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स ना हो और एक ही लेयर हो और एक ही लेयर सारा काम करे तो क्या होगा, इन सिंपल वर्ड्स के खप हो जाएगी। लेकिन अच्छा उस आपके बगल खप हो जाने से प्रॉब्लम क्या होगी, क्या चीज, हाँ प्रॉब्लम को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब इन लेयर्स में डिवाइड करने से हमें पता तो चलता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एप्लीकेशन लेयर को देखेंगे, नहीं यहाँ पे इशू नहीं है, क्या प्रेजेंटेशन लेयर पे इशू है, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर पे इशू है, किस लेयर पे इशू है। ठीक है, तो ये एक काफी वो देखे। ठीक है, तो ये इट्स सिमिलर लाइक जैसे हम मॉड्यूलरिटी की बात करते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में जब आप डिवाइड करो तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है, हर लेयर के अपने कुछ कंसर्न्स है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी भी हो गया, और अच्छा ये भी हो गया। एंड अच्छा कुछ और पॉइंट्स हैं आखिरी इसकी इसकी लिमिटेशंस के हवाले से कि ब्रीच ऑफ इंटर लेयर कम्युनिकेशन में काज डेडलॉक्स एंड ब्रिजिंग में काज टाइट कपलिंग। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप लेयर्स के दरमियान कुछ इस तरह से ब्रिजेस बना रहे हो, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेट करिए प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, और प्रेजेंटेशन लेयर किसके साथ कम्युनिकेट करिए, सेशन एंड एप्लीकेशन के साथ, नहीं सेशन के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ सेशन कम्युनिकेट कर रहा है। हर लेयर अपने से जो उसके ऊपर जो ऊपर लेयर और उसके जो नीचे लेयर, उन लेयर से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ब्रिजिंग ऐसे करें कि प्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट से भी कम्युनिकेट करिए, प्रेजेंटेशन नेटवर्क से भी कम्युनिकेट करिए, इसी तरह सेशन
एप्लीकेशन लेयर से भी कम्युनिकेट करिए, तो फिर अगेन आसान वाली बात, फिर अगेन वो खप मचाने वाली बात कि फिर कपलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उस पॉइंट का ये मतलब था। अच्छा, इस ये सबसे पहले ये आर्किटेक्चर स्टाइल क्यों इंक्लूड किया गया, इसलिए नहीं कि ये सबसे पहला आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है। ये इसलिए किया गया कि बहुत ही जनरल सा, बहुत ही जेनेरिक सा आर्किटेक्चर स्टाइल है, और आपने कई जगहों पे ये देखा होगा, ठीक है। ये इंतहाई सिंपलर अप्रोच है, सिंपलर आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो आपको हर जगह पे नजर आएंगे, ठीक है। अगर वो लेयर्स नहीं है तो वो कंपोनेंट्स तो होंगे, ठीक है। अच्छा, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये आर्किटेक्चर स्टार्ट सिंपल सिंपल से कर रहे हैं, ठीक है। जो शुरू में आपको बताया ना, जब डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाएंगे ना, वो थोड़े से लेटेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल्स और आजकल के हिसाब से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसमें आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, दूसरा आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है हमारे पास, डेट इज डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। डेटा फ्लो का क्या मतलब है, ठीक है, इसको ज़रा आप देखें, ठीक है। अ, नाम से जाहिर है, ठीक है, डेटा फ्लो, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल होगा, ये डेटा इंटेंसिव सा होगा। डेटा इंटेंसिव सा ये होगा कि यहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग काफ़ी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को हम देख लेते हैं, और इसमें जो जो कैटेगरीज आती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, so the data flow software architecture styles, it views the entire software system as a series of transformations on successive set of data, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है, ठीक है। इससे मतलब ये है कि इन दिस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स, या इन दिस कैटेगरी, वी बेसिकली डिकम्पोज द सिस्टम इनटू डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी में जो आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल्स नजर आएंगे, उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से होगा कि हम कंपोनेंट्स में तो डिवाइड करेंगे, वो तो हर आर्किटेक्चर में आपको नजर आएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि लेट्स से वी हैव थ्री कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू एंड कंपोनेंट थ्री, और हर कंपोनेंट आपका क्या करेगा, वो डेटा की प्रोसेसिंग करेगा, वो डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इसकी एग्जांपल आपको मिल जाएगी कि कैसे डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। अच्छा, ईच कंपोनेंट इन दिस आर्किटेक्चर स्टाइल, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर में, ये क्या करेगा, दैट विल ट्रांसफॉर्म इट्स इनपुट इनटू करस्पेंडिंग आउटपुट, और वो आउटपुट जा रहा है आपका नेक्स्ट कंपोनेंट को। जैसे यहाँ पे बनाया ना 1 2 3, वन कंपोनेंट ने कुछ प्रोसेसिंग की, आउटपुट जनरेट किया, वो आउटपुट किसको जा रहा है, टू, टू वाले ने कुछ प्रोसेसिंग की, आउटपुट जनरेट किया, वो एज इनपुट जा रहा है थ्री को, ठीक है। अच्छा, in general, there is no interaction between these modules except for the output and input data connection between these subsystems, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ऐड की है, ठीक है। एक एग्जांपल है, कुछ और भी ऐड करता हूँ। लेट्स से इमेज प्रोसेसिंग की क्या चीज़, हाँ, लेयर्ड वाले में अभी आते हैं, इसके डिफरेंस पे आते हैं कि लेयर्ड और इसको कैसे क्यों डिफरेंशिएट किया गया। लेयर्ड में भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे लेयर्स हैं और हर लेयर से गुजर के जा रहा है, ठीक है। और ये उसी उससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसकी दोनों, इसके अंदर जो दोनों स्टाइल्स है ना, जैसे अभी इसमें आएगा एक आपके पास बैच सिक्वेंशियल, और एक आपके पास आएगा पाइपर फिल्टर। तो जब वो दोनों स्टाइल हम पढ़ लेना, तो फिर आप देखो कि इन दोनों में इस स्टाइल में और लेयर्ड में क्या फर्क है, ठीक है। काफी चीजें सिमिलर है और डिफरेंस भी है। अच्छा, इमेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिखी है, उसका क्या लेट्स से मतलब है, क्यों, कैसे इमेज प्रोसेसिंग में ये काम होता है। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से है, लेट्स से कि वी हैव, इमेज प्रोसेसिंग का तो सबको पता है ना, कि हम इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं। तो इमेज को प्रोसेस करने का मतलब ये है कि आप स्टेप वन में लेट से इमेज से आपने कुछ नॉइज को रिमूव किया, स्टेप टू में इमेज में से आपने कुछ डिटेक्ट किया, और स्टेप थ्री में आपने फिर फर्दर कुछ प्रोसेसिंग की, ठीक है। लेट्स से
आपको एक अगर इमेज दिखाई जा रही है, ठीक है, और उसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपका काम ये था, या मेडिकल इमेज की एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अगर किसी पेशेंट की बोन्स की इमेजेस दिखाई जा रही है, ठीक है, तो डिफरेंट उस पिक्चर में डिफरेंट बोन्स आपको नजर आ जाएंगी, उसमें से कौन सी बोन क्रैक है उसको फाइंड आउट करना, ठीक है, या कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं उसमें से हमें सिर्फ कार्स कार्स को डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह में अगर आप देखो तो ये काम एक गो में नहीं होता, ठीक है, इट नीड्स सम स्टेप। तो इन स्टेप्स में ये है कि लेट्स से स्टेप वन में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम ये करेंगे कि हम इमेजेस में से लेट्स से हम कहते हैं कोई नॉइज वगैरह है तो उसको रिमूव करो, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप टू में आते हैं, हम स्टेप टू में कहते हैं कि अब स्टेप टू में आप क्या करो, उस इमेजेस के डेटा को प्रोसेस करो और इससे वो इंफॉर्मेशन निकालो जो हमें चाहिए, ठीक है। तो उसमें लेट्स से अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो हम वो उसमें से डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और स्टेप थ्री में हम लेट्स से कहते हैं इसको कहीं स्टोर करें, वट एवर जो भी। तो अब आप इसको देखो इसमें कि डेटा फ्लो से यहाँ पे क्या मतलब, डेटा फ्लो से यहाँ पे मतलब ये है कि हर जो आपकी लेट्स से यहाँ पर जो आपका मॉड्यूल वन था उसने डेटा पे प्रोसेस किया, ठीक है, और कुछ प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दिया, वो आउटपुट ये दिया कि इमेजेस से नॉइज को रिमूव करके वो इमेजेस दे दी किसको, आपके पास कंपोनेंट टू को। कंपोनेंट टू के पास जो डेटा आया उसने अगेन उस पर क्या किया, प्रोसेस किया और वो डेटा दे दिया कंपोनेंट थ्री को, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आपको दी है, अभी आपको दूसरी एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे ये आपके पास ये यूज हो सकता है। तो अब आते हैं इसकी इस स्टाइल की इस कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास दो स्टाइल्स है। एक आपके पास नंबर वन जो है दैट इज बैच सिक्वेंशियल। ये अभी जो आपको मैंने एग्जांपल दी है ये आपके पास बैच सिक्वेंशियल की एग्जांपल है, ठीक है। बैच का, जी जी, हाँ लेयर में भी ऐसा है। अब इसमें एक स्टाइल है जैसे पाइप एंड फिल्टर, ठीक है, तो उसकी वजह से जस्ट इसमें डिफरेंस है, बाकी अभी तक जो ये दो पढ़े हैं इसमें जस्ट नाम का एक वो है, ठीक है। और आपकी बात ठीक है कि इसमें और उसमें इतना फर्क नहीं है, ठीक है, जस्ट इस स्टाइल की वजह से थोड़ा फर्क हमें नजर आ जाता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास कंकरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो फिल्टर है ना, ये आपके पास लेट्स से एक कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट से पैरेलल में चल रहे हैं, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, ठीक है। इस स्टाइल की वजह से जस्ट डिफरेंस आया, बाकी आपकी बात ठीक है। लेयर में भी इसी तरह है और बैच प्रोसेसिंग में भी इसी तरह है, ठीक है। अच्छा, बैच सिक्वेंशियल पे आते हैं, ठीक है। बैच सिक्वेंशियल, बैच का क्या मतलब, बैच का मतलब ये है कि जब आप डेटा को लेट से आपने डेटा आपके पास है, ठीक है, बैच फॉर्म में, ठीक है। बैच फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि रियल टाइम में वन बाय वन एक ही रो नहीं आ रही जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। लेट से वी हैव थाउजेंड ऑफ रोज और उसको हम कंप्लीट को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गए, ठीक है। मैं ये बैच सिक्वेंशियल और पाइपेट फिल्टर पढ़ लेना, तो इसको आखिर में दोबारा जरा इसको और लेट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में सिमिलर है, कुछ चीज़ों में इनमें फर्क है। वो फर्क क्या है, वो फर्क मैं आपको तभी थोड़ा क्लियर कर सकूंगा ना जब ये हमारे पास वो हो जाए, ये दोनों हम स्टाइल पढ़ ले, फिर आपको मैं इसका डिफरेंस क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो बैच सिक्वेंशियल आपका जो स्टाइल है ये भी आपका डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल की कैटेगरी में आता है। और इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें इसी तरह आपके पास यू हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक कंपोनेंट वैलिडेट का है, एक कंपोनेंट सॉर्ट का है, एक कंपोनेंट अपडेट का है, एक कंपोनेंट लेट्स से रिपोर्ट का है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि लेट्स से हमारे पास कोई बैंकिंग का सिस्टम है, ठीक है, और उस बैंकिंग के सिस्टम में लेट्स से कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स से हम देखना चाहते हैं कि आज कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, या कोई भी और एक्टिविटीज हुई हैं, कुछ भी आप उसको एज्यूम कर ले। तो अब हम उसको लेट्स से वो आज के दिन में हम कहते हैं कि बैच की फॉर्म में हमने उसको कलेक्ट किया, लेट्स से 10,000 एंट्रीज थी, ठीक है, 10,000 एंट्रीज थी।
10,000 एंट्रीज को हमने इस कंपोनेंट को पास किया जिसका नाम है वैलिडेट, ठीक है। उस कंपोनेंट ने इस डेटा को क्या किया, वैलिडेट किया। वैलिडेट से मतलब कोई भी एक ऑपरेशन आप एज्यूम कर लो, ठीक है, जिसने इस हर एंट्रीज को क्रॉस चेक किया, ठीक है। क्रॉस चेक करने के बाद यही 10,000 एंट्रीज हमने कंपोनेंट 2 को पास कर दी। कंपोनेंट 2 क्या कर रहा है इसको, कंपोनेंट 2 उसको क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से किसी भी ऑर्डर में वो उसको सॉर्ट कर रहा है। अच्छा, सॉर्ट करने के बाद हम उसमें कोई भी लेट से कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, अपडेट कर दी। और अपडेट करने के बाद हमने एक फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर बनाकर दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बेसिकली ये हर कंपोनेंट जो है आपका वैलिडेट, सॉर्ट, अपडेट, रिपोर्ट का हर कंपोनेंट कुछ क्या कर रहा है, कुछ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, कुछ किसी इनपुट पे डेटा पर, और उससे वो एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है, और वो आउटपुट जनरेट करके उससे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको पास कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कंपोनेंट 2 कुछ प्रोसेस करके कुछ आउटपुट हमें जनरेट करके वो नेक्स्ट कंपोनेंट को पास कर रहा है, ठीक है। तो ये काम वन बाय वन बैच की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन इसको बैच सिक्वेंशियल इसलिए कहा गया है ना कि ये जो है ये रियल टाइम प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर आप वो लेड आर्किटेक्चर स्टाइल को देखो ना, तो वो क्या है, वो लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल जो था वो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए ठीक है, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए कैसे ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए इस तरह ठीक है कि लेट से यूजर की कोई एक रिक्वेस्ट आती है यहाँ पर, तो वो रिक्वेस्ट इन सभी लेयर से गुजर कर जा रही है, इन सभी लेयर्स से गुजर कर जा रही है, ठीक है, वो भी डेटा है। लेकिन यहाँ पे इस स्टाइल को, इस आर्किटेक्चर स्टाइल को डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इसलिए कहा गया है कि हमारा यहाँ पे काम जो है वो डेटा इंटेंसिव ज्यादा है। फ्लो तो वहां पे भी था लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल में, रिक्वेस्ट लेयर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 के बाद 2 पे जा रही है, 3 पे जा रही है, 4 पे जा रही है। लेकिन इस आर्किटेक्चर स्टाइल को ये डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल या डेटा पे क्यों इतना एम्फेसाइज किया गया, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम जो ज्यादा प्रोसेसिंग है ना वो किस पे कर रहे हैं, डेटा पे कर रहे हैं, ठीक है। और वी आर एज्यूमिंग कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो बैच की फॉर्म में आएगा, बैच की फॉर्म में मींस बल्क फॉर्म में आएगा, और हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रियल टाइम के लिए इंटरेक्टिव हो सकता है, ये जो स्टाइल है ये रियल टाइम के लिए इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। इंटरेक्टिव से मतलब ये है कि देखो, जब आपके पास इसी को देख लो, बल्क फॉर्म में डेटा है तो उसकी प्रोसेसिंग पे टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर वो रियल टाइम पे देखो जिसमें आपको इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, तो अगर उन लेयर्स को अगर आप देखो ना, तो वो लेयर्स इस तरह की प्रोसेसिंग नहीं कर रही होंगी, ठीक है, वो यूजर इंटरेक्टिव होंगी। और ये आपके पास जो बैच प्रोसेसिंग है ये आपके पास यूजर इंटरेक्टिव ना भी हो, इसको हम उन ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे जहां पे हमें इमीडिएट आउटपुट ना चाहिए हो, ठीक है। ये इसके एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से हमारे पास लेबोरेटरी में डिफरेंट टेस्ट आए हैं, ठीक है, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट हमें सैंपल्स दिए और हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। हम उसको लेट से आज 1000 एंट्रीज हुई, तो 1000 जो इमेजेस हैं या 1000 जो भी सैंपल्स है वो हमने एक सिस्टम को दिया, उसने प्रोसेस किया, उसने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस तरह जैसे आपको लेयर्स नजर आ रही है ना, कंपोनेंट 1 2 3 4 करके हमें कुछ आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सिस्टम हम ये स्टाइल हम तब यूज करें जब हमें यूजर इंटरेक्शन जो है वो इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो और हमें प्रोसेसिंग बैच फॉर्म में करनी हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ये स्टाइल को यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना कि हम स्टार्ट जो कर रहे हैं ना वो पुराने आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल से। तो अभी चूंकि हम अपने इर्द गिर्द जो एप्लीकेशंस देखते हैं ना, तो वहाँ पे हमें शायद ये स्टाइल्स इतने ज़्यादा फिजिबल ना लगे कि यार ये इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी कैटेगरी में मूव करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो उसमें हम जितने स्टाइल्स देखेंगे ना, तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि वो उसमें जो मैं एग्जांपल दूंगा वो ऐसी एप्लीकेशंस की होंगी जो हमारे सराउंडिंग्स में हमें नज़र आती हैं, ठीक है। इस आर्किटेक्चर स्टाइल के बेनिफिट्स, जेनेरिक से बेनिफिट्स है कि सिंपल डिविजन्स ऑन सब सिस्टम्स और ईच सब सिस्टम कैन बी स्टैंड अलोन प्रोग्राम वर्किंग, मतलब वही मॉड्यूलरिटी की बात कर रहा है, एज सच कोई वो नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस अब इसकी देखें, ठीक है,
लिमिटेशन इसकी ये कि इट डज नॉट प्रोवाइड एन इंटरेक्टिव इंटरफेस। इंटरेक्टिव इंटरफेस का मतलब ये है कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को, ठीक है, इसको बैच का इसलिए गया है या डेटा का नाम इसलिए दिया गया है कि जब आपको बहुत सारा डेटा ऑनलाइन मोड में नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड में प्रोसेस करना हो, ठीक है, और ऑफलाइन मोड से मतलब ये जहाँ पे आपको फॉरन इंटरेक्शन ना चाहिए हो, तो तब इसको आप इस स्टाइल को यूज करें, ठीक है। कंकरेंसी इज नॉट सपोर्टेड एंड हेंस थ्रूपुट रिमेन्स लो एंड हाई लेटेंसी, ठीक है। अब अगर इस स्टाइल को आप लेट के साथ कंपेयर करो, तो अगर इसी तरह हर स्टेप पे इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग हो तो लेटेंसी क्या होगी? लेटेंसी कम होगी, ठीक है। तो अब वो जो ओएसआई मॉडल जिसकी बेस पे ओएसआई पे तो टीसीपी आईपी जो उससे मिलता जुलता है, इसकी बेस पे सारी हमारी क्या है, इंटरनेट, इसी की बेस पे सारी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर लेटेंसी इतनी ज्यादा हो तो फिर वो सिस्टम आपका क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये सिस्टम आपने तब डिजाइन करना है जब आपके कंसर्न्स में, जब आपके जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें ये ना लिखा हो कि अगर आपको लिखा हो कि वी नीड हाई लेटेंसी, ठीक है, अगर लिखा हो कि वी नीड हाई लेटेंसी, ठीक है, तो फिर अगर लेटेंसी आपको ज्यादा, सॉरी, लेटेंसी आपको कम रखनी है, हाई लेटेंसी मींस लो लेटेंसी अगर आपको चाहिए, तो फिर आप इस स्टाइल को यूज नहीं करो, ठीक है, फिर आप किसी और अप्रोच की तरफ देखोगे। तो ये स्टाइल आप तब यूज करोगे, कब यूज करोगे, जब बल्क की फॉर्म में डेटा हो, ठीक है, उसे प्रोसेस करना हो, उसे डिफरेंट फेजेस से गुजारना हो, ठीक है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग एग्जांपल दे दी, इमेजेस में पहले ये करो ये करो, तो उन एप्लीकेशन के लिए ये आपको फिजिबल नजर आएगा, ठीक है। कोई और आपके माइंड में ऐसी एग्जांपल हो, मैं भी सोचता हूँ, कोई आप भी सोचो कोई ऐसी एग्जांपल जो आपको लगे कि भाई इस आर्किटेक्चर स्टाइल को हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बैच प्रोसेसिंग रिलेटेड एप्लीकेशन हो कोई भी। लेयर्ड और इसका डिफरेंस थोड़ा क्लियर हुआ दिखने में? हाँ, क्योंकि है ही डिफरेंस ही थोड़ा है। हाँ, लेकिन इसको डेटा का नाम इसलिए दिया गया है कि जब आपके पास डेटा अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा हो, तो उसको आपने प्रोसेस करना हो बैच फॉर्म में, तब आप इसको यूज करें। और उसमें आपके पास, इसमें आपके पास यूजर इंटरेक्टिविटी जो है ना वो कम होगी, ठीक है। ऐसे सिस्टम जिसमें हमें इमीडिएट रिस्पांस नहीं चाहिए, ठीक है। अब लेट से हमें जिसमें इमीडिएट रिस्पांस चाहिए और उसे हम लेयर से गुजारे, लेकिन अगर वो इतने ज्यादा डेटा पे या प्रोसेसिंग पे इतना ज्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है, तो फिर वो यूजर इंटरेक्टिव ना हुआ। तो ये इसमें जो आपके पास डेटा फ्लो है, इसमें कहते हैं कि डेटा फ्लो का नाम इसलिए दिया गया कि आप है तो इसी में भी वो कंपोनेंट्स लेयर्स, लेकिन ये लेयर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करेंगी, ठीक है। इसमें डेटा का साइज ज्यादा है और हमें इमीडिएट रिस्पांस नहीं चाहिए। हमने एक डेटा दे दिया, आफ्टर लेट्स से हम कहते हैं आफ्टर 30 सेकेंड्स हमें कुछ आउटपुट मिल गया, हम कहते हैं ठीक है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आज के दिन पे कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई, ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शन्स बीच में लेट्स से फ्रॉड थी, ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शन्स किसी वजह से ना हो सकी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, जैसे रिपोर्ट जनरेशन जो होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम ये स्टाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो जिसमें मैं कहूँ कि मैं कुछ एंट्री करूँ, मुझे फौरन कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर उस स्टाइल को हम इस तरह लेयर से, डिफरेंट लेयर से गुजारेंगे, तो हर लेयर कुछ प्रोसेस करके कुछ काम करेगी, तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये इसका और लेयर का आर्किटेक्चर स्टाइल का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में आपकी बात ठीक है कि दोनों में ही हम डेटा को डिफरेंट लेयर से गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एम्फेसाइज किया जा रहा है कि यहाँ पे आप इस आर्किटेक्चर स्टाइल को तब करो जब आपको इमीडिएट रिस्पांस नहीं चाहिए हो और बैच की फॉर्म में आपको प्रोसेसिंग करनी हो। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दे दी कि अगर इमेज प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स को देख लो, और अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसमें आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, ठीक है, डेटा बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, मिलियंस ऑफ रोज कह लो, इतना डेटा पड़ा है, उसको प्रोसेस करना, तो उसको हम डेटा फ्लो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, बस एक 5 मिनट और एक दूसरा आर्किटेक्चर स्टाइल देख रहे हैं, ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी।